जय मिनी न्यूज में मैं सृष्टि असाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वसई तालुका में शिवसेना द्वारा भाजपा सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ वसई तहसीलदार कार्यालय के सामने एकजुट होकर जूता मारो आंदोलन किया गया, जिसमें किरीट सोमैया का पुतला बनाकर महिलाओं ने जूता मारा और पुतला जलाने की कोशिश की। शिवसेना पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि INS विक्रांत जहाज को बचाने के लिए आम जनता से एकत्रित किए गए करोड़ों रुपए का गबन करके देश को धोखा दिया है। शिवसेना पदाधिकारी पालघर जिला प्रमुख वसंत चौहान और तालुका प्रमुख नीलेश तेंदुलकर के मार्गदर्शन में किया गया। अनेकदा, परंतु जेव्हा सत्ता मिळवण्याची पाळी आली त्यांना असं वाटलं होतं की ते 145 सीट घेतील आणि शिवसेना 50च्या खाली असेल, परंतु शिवसेना 56वर निवडून आली आणि मग त्यांना तेच मात्र 123 वरनं 105वर आले आणि त्यावेळेला त्यांना सत्तेपासून बेदखल करण्याचा विडा माननीय उद्धव साहेबांनी उचलला आणि शरद पवारांनी साथ दिली आणि त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये बिगर भाजपी सरकार आलं। त्यामुळे द्वेष भावना ठेवून केंद्र सरकारला हाताशी धरून अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी पक्षाच्या आमच्या सगळ्या नेत्यांना, मग ते सर्व पक्षी असतील त्यातल्या त्यात शिवसेनेला बहुसंख्येने टार्गेट करून त्यांच्या कुटुंबियांच्या संपत्तीपर्यंत पाठपुरावा करून ईडीची कारवाई करण्यात आली। वास्तविक ईडीने काय लगेच अटक किंवा लगेच जप्तीचा वॉरंट काढण्याचा अधिकार ईडीला नाही। ईडीने कोर्टात जमा करून कोर्टामार्फत कारवाई करायला पाहिजे होती, परंतु त्यांनी विशेष अधिकार वापरून अशा प्रकारची कारवाई केली आणि किरीट सोमैयासारखे, नारायण राणेच्या कुटुंबियांसारखे असे अनेक कुत्रे तयार केले जे गद्दार होते। मग प्रवीण दरेकर असेल, राम कदम असेल, असे गद्दार पेरून अनेक वेळा मुलाखती देऊन गोदी मीडियाच्या मार्फत बदनामी करण्याचं षडयंत्र रचलं। मात्र भ्रष्टाचार केलेला दिसत नाही, परंतु लोकांवर वेगवेगळे आरोप करण्याचा हा सपाटा यांनी लावलेला आहे। हा निव्वळ मुंबई महापालिका आता जिंकण्यासाठी यांचा प्रयत्न आहे आणि किरीट सोमैया हा त्यातला महत्त्वाचा कुत्रा आहे। मुंबई महाराष्ट्रापासून अलग करण्याचा निर्णय यांनी घेतलेला आहे। भाजपचा जो प्रवक्ता जो फक्त शिवसेनेची बदनामी करण्यासाठी सोडण्यात आलेला आहे, त्याचा संपूर्ण वसई तालुका शिवसेना जाहीर निषेध करते आणि त्या किरीट सोमैयाला चपलाने मारण्यासाठी, त्याला त्याची औकात दाखवण्यासाठी आज एवढ्या मोठ्या संख्येने इथे शिवसैनिक उपस्थित आहेत। आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की भारतीय जनता पार्टी केवळ द्वेषाच्या पोटी शिवसेनेवर जो काही सूड उगवत आहे, केंद्रीय ज्या तपास यंत्रणा आहेत त्याच्या मदतीने ईडीचा वापर करून शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना इथपर्यंतच काय आमच्या मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सुद्धा त्यांचा अपमान करत आहे। या सर्वांचा निषेध करण्यासाठी आज आम्ही शिवसैनिक इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलेलो आहोत। वो जो पीला दिखता है ना, सब कुछ पीला काला उस तरह से दिखने लगा और उसने शिवसेना के ऊपर, शिवसेना नेताओं के ऊपर अपने केंद्रीय यंत्रणा के मार्फत जो अतिशय संस्कृतिहीन कार्रवाइयाँ जो शुरू की गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की संस्कृति ऐसी नहीं है। यहाँ पे बहुत राजकारण भी होता है तो बहुत संस्कृति के साथ होता है, लेकिन अभी इन 2 सालों में जो केंद्रीय यंत्रणा यहाँ पे दबाव अत्याचार कर रही है, उसका निषेध हम लोग आज इधर कर रहे हैं। उसमें किरीट सोमैया जैसा भड़वा, जो विक्रांत के जैसे नौदल की, जो देश की जो संपत्ति ये युद्ध नौका है, जो देश की संपत्ति है, उसके नाम पर पैसे लेकर उसमें भ्रष्टाचार करता है, करोड़ों रुपए खाता है और शिवसेना नेताओं पे झूठे आरोप करके, जैसे कि यही ईडी और सीबीआई का प्रवक्ता है, ऐसे उनके नाम बताता है और उन नाम बताने के बाद ईडी और सीबीआई वहाँ पे कार्रवाई करती है और उसके बाद ये लोगों से पैसे खाकर वो ईडी और इसमें से तुमको छुड़ाने का बात करके उनसे पैसे ऐंठने का काम ये किरीट सोमैया भड़वा कर रहा है और महाराष्ट्र में शिवसेना को तकलीफ देने का जो काम कर रहा है, उसके ऊपर उसका बूमरैंग
किरीट सोमैया पे उठेगा और किरीट सोमैया जैसे नीच और नालायक आदमी को हम आज यहाँ पे निषेध और उसे हमारी महिला आघाड़ी ने उसको चप्पलों से मारकर यहाँ उसका निषेध किया है। मंगलवार को नांदेड़ में नामी कारोबारी संजय बियानी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के विरोध में अकोला शहर में माहेश्वरी समुदाय की ओर से विरोध मोर्चा निकाला गया। अकोला शहर के माहेश्वरी भवन से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा। इस मोर्चे में माहेश्वरी समुदाय के सैकड़ों सदस्य भी मौजूद थे। सोमवार 5 एप्रिल 2022 काल नांदेड येथील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायी आणि माहेश्वरी समाजाचे कर्मठ कार्यकर्ते स्वर्गीय संजय बालकसंजी बियानी यांच्यावर अज्ञात हल्लेखोरांनी ठार हल्ला केला, गोळीबार केला आणि त्याच्यामध्ये काल त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। आमच्या समाजामध्ये त्यांनी खूप मोठं कार्य उभं केलं होतं। गरजू लोकांना घरे बांधून देण्याचं काम त्यांनी केलं होतं। आता 26 तारखेला 73 लोकांना त्यांनी 26 मार्चला 73 गरजू माहेश्वरी समाजाच्या लोकांनी त्यांनी सदनिका दिल्या। कोरोना काळामध्ये नांदेड शहरामध्ये अन्नधान्याचा पुरवठा केला, किट पुरवली आणि एक प्रकारे चांगलं उदयोन्मुख व्यक्तिमत्व जे आहे ते समाजातून नष्ट करण्याचा प्रकार काल घडलेला आहे। त्याचा मी निषेध करतो। त्यांना याआधीसुद्धा खंडणीच्या धमक्या मिळाल्या होत्या। शासनाने त्यांना सुरक्षा पुरवली होती, परंतु मागील काही दिवसापूर्वी शासनाने त्यांची सुरक्षा काढून घेतली। त्यांनी पुन्हा सुरक्षेची मागणी केली होती, परंतु इथल्या प्रशासनाने, त्या नांदेडच्या प्रशासनाने त्यांना सुरक्षा पुरवली नाही आणि शेवटी मारेकऱ्यांनी काल संधी साधून त्यांचा घात केलेला आहे। आणि एक प्रकारे अत्यल्प समाज आहे आमच्या देशामध्ये आणि अत्यल्प समाजावर हल्ला करणं, त्या लोकांना भीती दाखवणं आणि त्या लोकांना एक प्रकारे देशकार्य, समाजकार्य, धार्मिक कार्य करण्यापासून प्रवृत्त करण्याचा हा प्रकार काल घडलेला आहे। आम्ही तीव्र शब्दाचा निषेध करतो। आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे आणि त्या निवेदनाच्या माध्यमातून आम्ही मागणी केलेली आहे की हा जो भ्याड हल्ला झालेला आहे, मारेकऱ्यांना ताबडतोब अटक करण्यात यावं। अजूनही मारेकरी त्यांना सापडलेले नाही आहेत आणि कोण मारेकरी त्यांचे नावंसुद्धा त्यांच्याकडे नाही आहेत। निष्पक्ष स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत महाराष्ट्राच्या त्या नांदेडच्या पोलिसांवर आमचा बिलकुल विश्वास नाही। स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत त्याची इन्व्हेस्टिगेशन तपास करण्यात यावा आणि लवकरात लवकर दोषी व्यक्तीवर कारवाई करून त्यांना न्यायालयाच्या मार्फत जास्तीत जास्त कठोर दंड देण्यात यावा अशी आमच्या समाजाची मागणी आहे। आणि लवकरच या निमित्ताने पुढची जे काही मार्गक्रमण आहे, दिशा जी आहे आंदोलनाची, ती आम्ही ठरवणार आहोत। युवा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष एवं विधायक रवि राणा इन पर मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर इनके अंक पर शाही फेंकने के मामले में मामला दर्ज किया गया। तो वहीं अमरावती जिला सत्र न्यायालय से रवि राणा को अग्रिम जमानत मिली थी। रवि राणा इनको सहायक पुलिस आयुक्त भारत गायकवाड़ ने नोटिस जारी किया गया और फिर रवि राणा को थाने में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया और राणा से 2 घंटे तक पूछताछ भी की गई। ज्या घटनेशी माझा संबंध नाही आहे, माझ्या निर्दोष कार्यकर्त्यांना फसवलं। पालकमंत्री, मुख्यमंत्री, अनेक राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळं आरती सिंगनी खोटे गुन्हे दाखल केले, मनपा आयुक्तांनी खोटा गुन्हा दाखल केला आणि या संदर्भामध्ये सरकारच्या विरोधात जनतेचे प्रश्न मांडणं, जनतेच्या हितासाठी लढाई लढणं, जर रवि राणाला दाबण्याचा आणि कार्यकर्त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न जर करत असाल आरती सिंगच्या माध्यमातून, ते बिलकुल सहन करणार नाही। ज्या ठिकाणी जेव्हा मला तपासासाठी बोलवतील तेव्हा मी पोलिसांना सहकार्य करीन, पण माझा आवाज जनतेच्या प्रश्नासाठी सरकार दाबू शकणार नाही। पोलिसांचा वापर करून मला प्रेशर आणू शकणार नाही, कारण की मला माहीत आहे आरती सिंगवर जे प्रिव्हिलेज दाखल झालं त्या संदर्भात त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होणार आहे। ईडी आणि सीबीआयच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही कारवाई करत आहे। त्याच्या ज्या मालमत्ता आहे, ज्या अवैध मालमत्ता, अवैध संपत्ती आहे, त्याची पूर्ण माहिती मी काढलेली आहे आणि थोड्याच दिवसात त्याच्या अवैध मालमत्ता, संपत्ती जप्त होईल आणि त्यावर आरती सिंगवर सुद्धा कारवाई होईल। म्हणून मुख्यमंत्र्यांना खुश करण्यासाठी काही अधिकारी जर काम करत असतात तर मला असं वाटतं योग्य नाही आहे आणि त्या ठिकाणी न्यायालयातसुद्धा आम्ही जाऊ। ज्या प्रक्रिया कायद्यानं करता येईल त्या प्रक्रिया मी आरती सिंगच्या विरोधात करणार। भाऊ, आज साधारणतः काय चौकशी 2 तास चौकशी आहे? चौकशीमध्ये जेव्हा गुन्हा दाखल झाला तेव्हा मी दिल्लीला होतो। मला नोटिसा आल्या 2 दिवसात, तेव्हा मी दिल्लीला होतो। दिल्लीला असतानाच मला नोटिसा पाठवतात, दिल्लीला असतानाच माझ्यावर गुन्हा दाखल करतात, पण जाणीवपूर्वक मला फसवण्यासाठी, माझ्या कार्यकर्त्यांना फसवण्यासाठी, त्यांची तळीबळी काढणे,
अवैध गुन्हे दाखल करणे अशा प्रकारची प्रक्रिया CP आरती सिंगच्या माध्यमातून चालू आहे, पण मी कायदेशीर त्यांना जबाब देईन. पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान कोल्हापुर में आए थे। उस दौरान उन्होंने जिला उत्तर उपचुनाव विधानसभा के बारे में पत्र परिषद लेकर बढ़ती महंगाई और ईंधन के बारे में भाजपा पर कड़ी निंदा की। साथ ही ईडी द्वारा आघाड़ी के नेता पर गलत आरोप लगा है और इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जीत जाने का विश्वास भी उन्होंने जताया। पूर्ण 5 वर्ष चालेल आणि ते सरकार अस्थिर करण्याकरता काय काय चाललेलं आहे त्याची आपण थोडी चर्चा करू. तेव्हा मी जी कोल्हापूरची पोटनिवडणूक आहे ती 2 विचाराची लढाई आहे, 2 राजकीय विचारांची, 2 पक्षाची निवडणूक आहे असं पाहतो. एका बाजूला केंद्रातलं भारतीय जनता पक्षाचं सरकार जे महाराष्ट्रात पुन्हा सत्तेत येऊ इच्छितं आणि येण्या प्रकारे महाविकास आघाडीचं सरकार कसं अस्थिर होईल, त्यामध्ये अगदी संविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींचा वापर करता येईल का किंवा सरकारी यंत्रणांचा, निश्चितता चौकशी यंत्रणांचा कसा वापर करता येईल ते आपण रोज पाहतोय. पण कितीही प्रयत्न केले तरी सरकार प्रचंड बहुमताने निर्माण झालेलं सरकार आहे, ते काही अस्थिर होणार नाही. पूर्ण 5 वर्ष काम केल्याशिवाय कुणाला काही यश येणार नाही. जयभीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और सामाजिक कार्यकर्ता संजय मेश्राम, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुही विभाग की ओर से सर्वपक्षीय अभिष्ट चिंतन समारोह का आयोजन किया गया। सन 2014 में उमरेड विधानसभा चुनाव में वे पराजित हो गए, लेकिन रोटरी क्लब के माध्यम से संजय मेश्राम इन्होंने 5 करोड़ रुपए का विकास कार्य उमरेड, भीवापुर, कुही तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किया। किसानों के बिजली बिल का सवाल हो या फिर गोर गरीबों का, उन्होंने हमेशा समाधान करने का कार्य किया। संजय मेश्राम इनके अभिष्ट चिंतन समारोह में कुही बाजार समिति के अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी तथा गांव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। साथ ही संजय मेश्राम इनको सभी ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाइयां दी। कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में जिन कार्यकर्ताओं के लोगों की मदद की, ऐसे कोरोना योद्धाओं का सकारात्मक मूर्ति संजय मेश्राम इन्होंने किया। आभार मानतो आणि तुमचा प्रेम, स्नेह आणि सहकार्य मला पुढे सुद्धा मिळेल एवढीच विनंती या ठिकाणी करतो। विषय पक्षाचा नाही आहे, विषय माणसाचा आहे आणि तुम्ही सगळे कोणत्याही वेळेस माझ्याकडे आला तर पक्ष न विचारता तुमच्या काम करण्याचं जे काही कर्तव्य माझ्याकडे राहील ते मी त्याचा प्रयत्न करीन, एवढंच तुम्हाला सांगतो। परत एकदा तुम्हा सगळ्यांना मनापासून तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून आभार मानतो की माझ्या विनंतीला मान देऊन तुम्ही सगळे इथं आलात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेहमी सातत्याने मदत करत राहिले आणि यांची ही एवढी अविस्मरणीय त्यांची आठवण आहे तर त्यांनी वेळोवेळी मी जेव्हा फोन केला मला माझ्या शब्दाला तेव्हा मान मिळाला, पण तरी गोरगरीब असो किंवा या तालुक्यातला एखादा शेतकरी असो त्यांना पण यांनी मदत केला।
मी साहेबांना या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि यांचे असेच अविरत कार्य चालू राहो. यांना भविष्यात त्यांच्या भावी राजकीय मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि बेसराम साहब, मैं आपको एक 2 लाइन का शेर सुनाता हूँ. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लोगों से डरकर मौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. और आने वाले 2024 में आप जैसा जिगरबाज नेता या उम्र विकास में पैदा होने को ये हमारे सबकी सब यारों की उम्मीद है. और आप ये करो, हम आपके साथ में हैं और साथ में रहेंगे. क्यों अभी हम सबको देखे हैं और सब देख लिया है क्या है, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम सबको मालूम है. धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई. अमरावती जिले में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और ये तापमान तेजी से बढ़कर 42 और 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महावितरण द्वारा पुकारे गए अघोषित लोड सेटिंग की वजह से क्षेत्र के नागरिक त्रस्त होकर इस गर्मी के दिनों में महावितरण द्वारा बिजली की आपूर्ति रात में किसी भी समय बाधित होती है और बिजली की आपूर्ति घंटों घंटों तक बाधित रहती है. इसी संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों से इस बारे में पूछा जाता है तो उन्हें आड़ा तिरछा जवाब मिलता है. इस रात्री महावितरण कंपनीकडून विजेचा पुरवठा हा खंडित केला जातो, त्यामुळे नागरिकांना याचा अतिशय त्रास होत आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्याशी चौकशी केली असता पळवापळवीचे उत्तरं दिल्या जातात. त्यामुळे नागरिकांना या अखंडित पुरवठ्याचा फारसा त्रास होऊन राहिला आहे. तसेच दुपारी आपल्या भागामध्ये अतिशय तापमान असल्यामुळे कधीही वीज पुरवठा खंडित केल्यामुळे नागरिकांना बराचसा त्रास होऊन राहिला आहे. तरी संबंधित बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में एकता नगर निवासी संघर्ष आत्माराम सुरड़कर इस युवक ने मलकापुर शहर पुलिस थाने में दिए बयान के अनुसार संघर्ष के मित्र विष्णु इंगले के मोबाइल द्वारा फोन कॉल करके मयूर अभिमान होम्बे, शिवाज नगर एवं कार्तिक हांडगे सावजी फाइल निवासी इन तीनों ने जरूरी काम के बहाने से संघर्ष सुरड़कर को शाम को 7:30 बजे हाईवे नंबर 6 पर जग्गू मामा के ढाबे पर आने को कहा. अपनी 4 व्हीलर से ढाबे पर पहुंचते ही दारू का सेवन करते हुए मयूर और कार्तिक ने बेवजह संघर्ष सुरड़कर को जाति का उल्लेख करते गालियां देते हुए मारपीट शुरू करने के कारण संघर्ष सुरड़कर घायल हो गया. मारपीट के समय अत्याचारग्रस्त के गाड़ी का भी हानि हुई और फिर देर रात को पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कुछ ही दिन पहले सभी मुस्लिम भाइयों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि अगर मुसलमानों ने अजान के भोंगे बजाए तो हम इसका जवाब हनुमान चालीसा का पाठ करके देंगे. इस बयान का निषेध पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी के युवा नेता जयदीप कवाड़े ने दिया. वहीं अजान और हनुमान चालीसा की सियासत नहीं रुकी तो भीम सैनिक भी भोंगे बजाएंगे. ऐसी प्रतिक्रिया भी जयदीप कवाड़े इन्होंने दी. महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला माझा क्रांतिकारी जय भीम. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सन्माननीय अध्यक्ष राज ठाकरे साहेब यांनी तमाम मुस्लिम बांधवांच्या विरोधात काही प्रतिक्रिया दिली होती की जर का तुम्ही अजानांचे भोंगे वाजवाल तर ह्याचं उत्तर आम्ही हनुमान चालीसाने देऊ. मला राज ठाकरे साहेबांना एवढं सांगायचं आहे की राज ठाकरे साहेब, भाजपच्या ईडीला घाबरून आपण जर का महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारचं राजकारण करत असाल तर महाराष्ट्रातील तमाम जनता हे खपवून घेणार नाही. हा देश, हा महाराष्ट्र विश्ववंदनीय परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारधारेने चालतो. हा देश, हा महाराष्ट्र शिवाजी महाराजांच्या विचाराने चालतो. म्हणून मी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीतर्फे अशा यांच्या या वक्तव्याचा निषेध करतो आणि जर का अजानाचं राजकारण, हनुमान चाळीसाचं राजकारण जर का राज ठाकरे थांबवत नसतील तर आमच्यासारखे भीमसैनिक आम्ही देखील भोंगे लावू आणि त्या भोंगेत
आम्ही काय वाजवू आम्ही वाजवू विश्ववंदनीय परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेलं भारताचं संविधान आणि या संविधानाच्या माध्यमातून आम्ही मनसेला आणि राज ठाकरे साहेबांना उत्तर देऊ. धन्यवाद. सावनेर के तेलंगखेड़ी नवनाथ आश्रम के पास पांडुरना रोड पर 11 अप्रैल को श्यामलीला एग्रो टूरिज्म का उद्घाटन होने जा रहा है. इस उपलक्ष्य में ओबीसी के एक तमल्स सुनील पाल इन्होंने श्यामलीला एग्रो टूरिज्म के बारे में लॉर्ड बुद्धा टीवी पर अपनी बात कही. नमस्ते, मेरा नाम सुनील पाल है और अभी 11 तारीख को श्यामलीला एग्रो टूरिज्म मतलब श्यामलीला कृषि पर्यटन केंद्र इनका 11 अप्रैल मतलब महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती के उपलक्ष्य में हमारा श्यामलीला एग्रो टूरिज्म तेलंगखेड़ी ये सावनेर से 10-12 किलोमीटर पांडुरना रोड पे है, तो उनका उद्घाटन होने जा रहा है. हमारा जो स्पॉट है तो एकदम कोल्लार प्रकल्प यानी मतलब 11 किलोमीटर में फैला हुआ डैम है और एकदम ब्यूटीफुल और नेचुरल स्पॉट है. तो ऐसे जगह पे हमने ये इसलिए चुना है कि एकदम तालाब के किनारे पे है और वहाँ की जो मिट्टी या खेती है वहाँ पे इतने पत्थर है, इतने पत्थर है कि वो पत्थर में खेती कर नहीं सकते और खेती किया भी तो लागत जितनी लागत लगाए उतना अर्निंग अप सोर्सेस कमा नहीं सकते. तो अभी महाराष्ट्र शासन के स्कीम है, योजना है कि जो भी किसान एग्रो टूरिज्म करना चाहता है मतलब अपने खेती को पर्यटन क्षेत्र बनाना चाहता है तो आप करें. तो उसके लिए आप जो सिटी के जो लोग हैं या जो भी आपके यहाँ पे पर्यटन आने वाले होंगे तो उसको रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए और अपने खेती से जो फल है सब्जी है नहीं क्या, और उसके बाद में जो एक्टिविटीज़ है जैसा हमारा पोल्ट्री का भी काम है, गावरानी पोल्ट्री का काम, वहीं पे एक जयश्री कच्ची घानी ऑयल का भी मैन्युफैक्चरिंग है. तो ये सब चीज़ें सिटी के जो आने वाले जो लोग हैं तो उनको देखने के लिए, रहने के लिए, इंजॉय करने के लिए सब सुविधा हम लोगों ने बनाई है ताकि 2 पैसे किसानों को मिले और उनका जो लागत है उनकी कमाई है वो अच्छी चल सके. सबसे मेन बात है अभी देखो कोविड का 2 साल का पीरियड चला. कोविड में मतलब सब दुनिया में या भारत की बात करते हैं अपन, सभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद थी, लेकिन एग्रो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि उसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि जो भी साग सब्जी है वो खेती से निकलती है. मांस है, मटन है, दूध है, जो भी चीज़ें हैं ये सब एग्रो इंडस्ट्री से निकलती है. इसलिए सरकार ने एग्रो इंडस्ट्री को बंद नहीं किया. खेती किसानी बंद नहीं हुई और ज़िंदगी भी हो भी नहीं सकती. और देश में 70% लोग किसानी का काम करते हैं. तो किसानी का काम करते हैं तो किसान मतलब एग्रो इंडस्ट्री ही बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दे सकती है. तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक कम से कम 100 लोग बैठेंगे इतना बड़ा हॉल बनाया और हम 15 दिन में महीने में 2 बार 3 बार भी होता है तो भी हम ट्रेनिंग लेंगे. अभी हमारी पूरी टीम गांव-गांव में जाएंगे और जितने भी बेरोज़गार हैं उनकी मीटिंग लेंगी, उनका रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे और कराने के बाद हम हमारे एग्रो टूरिज्म में बुलाएंगे. जो किसान है बेरोज़गार है उसको बुलाएंगे और बुलाने के बाद में हम 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का ट्रेनिंग लेने वाले हैं. और 100 किसान में से अगर 5 किसान या बेरोज़गार तैयार होते हैं कि मुझे जो भी उनको लगता है कि ये बिजनेस में कर सकता है किसानी से रिलेटेड, तो उसका हम उसको ट्रेनिंग देंगे, थेराटिकल और प्रैक्टिकल. और जैसा अभी हमारे पास में 100 लोगों की लिस्ट आ गई कि आपके जैसा हमको गावरानी पोल्ट्री का काम करना है, लेकिन उसको जानकारी नहीं है. तो हमारी टीम वहाँ पे 1 दिन का, 2 दिन का थ्योरी और प्रैक्टिकल. अभी पोल्ट्री का अगर काम करते हैं तो हम उसको ये सिखाएंगे कि एक मुर्गी 400 रुपये की मुर्गी 3 साल में 4.25 लाख रुपए देती है. इसका हम अर्थ कारण उनको सिखाएंगे. 400 रुपये की मुर्गी 3 साल में 4.25 लाख रुपए देती है, वो भी 0 बजट में कैसे देती है. तो ये उसको हम सिखाएंगे. तो हमारे पास में हाइड्रोपोनिक काम नहीं किया. अभी मुर्गियों का जो खाद्य होता है वो बहुत महंगा है और अभी जो मुर्गी पालन का काम करते हैं तो 70% जो खाद्य है मुर्गी के खाद्य के ऊपर खर्चा होता है. तो उनको किसानों को पुराता नहीं,
लेकिन हम उसको नई टेक्निक देंगे, नई व्यवस्था बना के देंगे कि भाई 0% में कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे मुर्गे को हम खाना कोई नहीं देते, कोई खाद्य नहीं देते। हमारे यहाँ पे पालक लगी है, सांभर लगा है, बरसिम गवत लगा है, लहसुन गवत लगा है, आजोला है, हाइड्रोपोनिक है, फ्री रेंज है, ये सब उनको हम थ्योरी और प्रैक्टिकल सिखाएंगे। बेचते हैं तो फिर उसके रिलेटेड जो भी बिजनेस है, जैसे दाल है तो दाल मिल का बिजनेस है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज़।